वेलकम बैक टू माय चैनल एसएनटी स्टार। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि बीपीएससी के जितने भी कार्ड्स होते हैं उन सभी कार्ड्स का डिटेल, फंक्शंस और जितने भी कार्ड्स हैं सभी कार्ड्स के इंडिकेशंस का डिटेल्स जानेंगे। साथ ही और कुछ विशेष महत्वपूर्ण बातों को भी जानेंगे जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए लाता हूं रेलवे से संबंधित बहुत सारे वीडियोज़ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इस वीडियो में सेल मेक एसएस डेक का डिटेल्स एक्सप्लेनेशंस के साथ जानेंगे कि इसमें जितने भी कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं, एसएससी कार्ड्स, एमएलबी कार्ड्स, रिले ड्राइवर कार्ड्स, मॉडेम कार्ड्स, डीसी-डीसी कन्वर्टर कार्ड्स, इवेंट लॉगर कार्ड, इन सभी को डिटेल में जानेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट एरर कोड फ्रॉम एमएलबी कार्ड इंडिकेशंस। एमएलबी कार्ड में 8 एलईडीज होते हैं जिसके हेल्प से एरर कोड कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि किस प्रकार के फेलियर में किस प्रकार का एक्शन लिया जा सकता है, जिससे कि फेलियर को जल्द से जल्द रेक्टिफाई किया जा सके। इस पिक्चर में सेल मेक एसएस डेक को दिखाया गया है। इसमें साधारणतः 8 कार्ड्स होते हैं। इन सभी 8 कार्ड्स के नेम दिए गए हैं: एसएससी 1, एसएससी 2, एमएलबी 1, एमएलबी 2, इवेंट लॉगर कार्ड, मॉडेम कार्ड, रिले ड्राइवर कार्ड और 8th नंबर में कार्ड डीसी-डीसी कन्वर्टर होता है। अब ये जान लेते हैं कि इन सभी कार्ड्स में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ये एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करते हैं। इस पिक्चर में एस्केमेटिक ब्लॉक डायग्राम को दिखाया गया है, जिससे ये पता चलता है कि जितने भी कार्ड्स एसएस डेक सेल मेक में होते हैं वो एक दूसरे से कम्युनिकेट किस प्रकार करते हैं और सर्किट किस प्रकार से वर्क करता है। इस पिक्चर में लेफ़्ट साइड में SCC1 कार्ड और SCC2 कार्ड को दिखाया गया है, जो एक्सेल काउंटर के कॉइल से कम्युनिकेट करता है। SCC1 कार्ड की बात करें तो यह जो सिग्नल जनरेट करता है वह TX1 को जाता है और TX1 RX1 से कम्युनिकेट करके RX1 से जो मैसेज रिसीव करता है SCC1 कार्ड, उसको यह फिर MLB1 कार्ड को सेंड करता है और साथ ही साथ SSC1 कार्ड MLB2 को भी सेम मैसेज सेंड करता है। इसी प्रकार SCC2 कार्ड भी काम करता है और यह सिग्नल जनरेट करता है, TX2 के पास जाता है और TX2 RX2 से कम्युनिकेट करके RX2 से जो रिसीव करता है SSC2 कार्ड मैसेज, वह मैसेज SSC2 कार्ड के द्वारा MLB1 और MLB2, जिसे CPU कार्ड भी कहते हैं, को भेज दिया जाता है। यहाँ पे एक बात इम्पोर्टेंट है कि SCC1 कार्ड TX1 और RX1 कॉइल के साथ कम्युनिकेट करता है, जो 21 किलो हर्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। सिमिलरली SCC2 कार्ड TX2 RX2 कॉइल के साथ कम्युनिकेट करता है और यह कॉइल 23 किलो हर्ज फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। इस प्रकार SCC कार्ड पल्स भेज करके MLB कार्ड के साथ कम्युनिकेट करता है। SCC1 कार्ड MLB1 और MLB2 दोनों को पल्स भेजता है और SCC2 कार्ड MLB1 और MLB2 दोनों को पल्स भेजता है। इसके बाद MLB1 कार्ड MLB2 कार्ड के साथ कम्युनिकेट करता है और जिस पल्स को यह रिसीव कर चुका है SCC कार्ड के द्वारा, उस दोनों पल्स को भी यह मैच करता है और मैच करने के बाद ये आगे का प्रोसेस अपनाता है। इसके बाद MLB1 और MLB2 कार्ड दोनों ही रिले ड्राइवर से कम्युनिकेट करता है और रिले ड्राइवर कार्ड वाइटल रिले के साथ कम्युनिकेट करता है और वाइटल रिले को पिकअप करता है। अगर यह किसी प्रकार का फेलियर है या वाइटल रिले ड्रॉप अवस्था में है, तब MLB1 और MLB2 रिले ड्राइवर कार्ड को मैसेज भेजता है और उस मैसेज के द्वारा रिले ड्राइवर फिर वाइटल रिले को पिकअप कराता है। अब वाइटल रिले पिकअप हुआ या नहीं, इसको रीड बैक MLB1 कार्ड और MLB2 कार्ड करता है। रीड बैक को भी इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब रीड बैक करने के बाद पूरे सिस्टम का जो सारांश होता है वह मॉडेम के द्वारा कम्युनिकेट करके वह दूसरे स्टेशन पे लगे हुए एसएस डेक से कम्युनिकेट करता है। इस पिक्चर में MLB1 कार्ड और MLB2 कार्ड मॉडेम के साथ कम्युनिकेट करता है और
फिर मॉडेम दूसरे सिस्टम यूनिट SSDAC के साथ कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है, एक सिस्टम जब दूसरे SSDAC सिस्टम से कम्युनिकेट करती है तो इसका इनपुट और आउटपुट हमेशा मॉडेम के द्वारा होता है। एक SSDAC जब दूसरे SSDAC से कम्युनिकेट करना चाहता है तो पहले SSDAC के मॉडेम से मैसेज जनरेट होकर के दूसरे SSDAC के मॉडेम में इन करेगी। इस पिक्चर में इवेंट लॉगर कार्ड को नहीं दिखाया गया है। इवेंट लॉगर कार्ड के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। यहाँ पे DC-DC कन्वर्टर को भी दिखाया गया है और DC-DC कन्वर्टर जितने भी SSDAC में कार्ड्स लगे होते हैं सभी को सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करता है। और इस पिक्चर में DC-DC कन्वर्टर को एरो के द्वारा सभी कार्ड्स के साथ कनेक्ट किया गया है। जो भी वैल्यू रिक्वायर होती है ऑपरेट होने के लिए कार्ड्स को, वह वैल्यू DC-DC कन्वर्टर से सप्लाई की जाती है। इन सभी कार्ड्स के फुल फॉर्म को भी जानना बहुत ज़रूरी है। SCC कार्ड का फुल फॉर्म सिग्नल कंडीशनिंग कार्ड होता है। MLB कार्ड का फुल फॉर्म माइक्रो कंट्रोलर लॉजिक बोर्ड या फिर माइक्रो कंट्रोलर लॉजिक ब्लॉक होता है। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन होता है। दूसरा सिस्टम अगर पहले सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा तो दूसरे सिस्टम मॉडेम कार्ड के द्वारा पहले सिस्टम के मॉडेम कार्ड से ही कम्युनिकेट कर सकता है। यानी दो सिस्टम जब भी कम्युनिकेट करता है तो यह कम्युनिकेशन का माध्यम मॉडेम कहलाता है। मॉडेम के द्वारा ही दो सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इस पिक्चर में दो स्टेशनों को दिखाया गया है, स्टेशन A और स्टेशन B। इन दोनों जगहों पे SSDAC लगा हुआ है। रीसेट बॉक्स स्टेशन A पे लगा होगा और स्टेशन B पे भी लगा होगा, जबकि SSDAC लोकेशन बॉक्स में साइट पे लगे होते हैं। एक एंट्री एंड पे लगे होते हैं और दूसरा एग्जिट एंड पे लगे होते हैं। स्टेशन A एंड पे SSDAC जो साइट पे लोकेशन में होंगे उसे एंट्री एंड के रूप में दर्शाया गया है और SSDAC जो एग्जिट एंड के रूप में है वह स्टेशन B पे है। कॉइल हमेशा ट्रेन की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए लेफ्ट रेल पे बांधा जाता है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का कन्फ्यूजन TX और RX को लेकर होता है कि TX किस साइड होता है और RX किस साइड होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि TX बाहर की तरफ होता है जबकि RX अंदर की तरफ होता है। ट्रांसमीटर बाहर की तरफ और रिसीवर अंदर की तरफ होता है। इसको समझने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है। अगर SSDAC में सिंगल कॉइल लगी हुई है तो वह हमेशा ट्रेन की डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए लेफ़्ट रेल पे ही लगी रहती है। और सिंगल कॉइल का मतलब यह है कि SSDAC अगर एक यूनिट वाला है तो उसमें अकेला एक ही कॉइल होता है, जबकि HA SSDAC हाई अवेलेबिलिटी SSDAC की बात करें तो उसमें डबल कॉइल का इस्तेमाल होता है, जिसमें से एक कॉइल लेफ़्ट में और दूसरा कॉइल राइट वाले रेल में इस्तेमाल होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ सिंगल कॉइल की बात कर रहे हैं, SSDAC सिंगल यूनिट वाला की बात कर रहा हूँ। आप कहीं भी खड़े हो जाए एंट्री एंड पे या एग्जिट एंड पे, रेल के डायरेक्शन में आपको कॉइल के जस्ट पहले खड़ा हो जाना है। खड़े होकर के आपको लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड के अनुसार कॉइल को समझना है। राइट हैंड का मतलब है अंदर वाला कॉइल RX होगा और लेफ्ट हैंड का मतलब बाहर वाला कॉइल अर्थात ट्रांसमीटर TX होगा। तो लेफ़्ट और राइट के हेल्प से आप आसानी से याद कर सकते हैं। राइट का मतलब RX, R मीन्स राइट, R मीन्स रिसीवर, डैट इज़ RX। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। आप बताए गए दिशा के अनुसार खड़े हो जाएंगे और खड़े होने के बाद आप आसानी से याद रख सकते हैं लेफ़्ट एंड राइट के हिसाब से। राइट का मतलब RX और लेफ़्ट का मतलब TX हो जाएगा। RX जब आपको याद रहेगा तो TX आसानी से याद रहेगा, इसलिए आपको RX याद करना है राइट हैंड के अनुसार। अब हम लोग सभी कार्ड्स के बारे में वन बाय वन जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं SCC1 कार्ड। SCC1 कार्ड और SCC2 कार्ड दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों का काम सिमिलर होता है, बट डिफरेंस ये होता है कि SCC1 कार्ड 21 किलो हर्ज फ्रीक्वेंसी से संबंधित होता है, जबकि SCC2 कार्ड 23 किलो हर्ज फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यह है कि SCC1 कार्ड और SCC2 कार्ड दोनों इंटरचेंजेबल नहीं होता है।
SCC1 के जगह 2 को नहीं लगा सकते और SCC2 के जगह SCC1 को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यह दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है। SCC कार्ड को सिग्नल कंडीशनिंग कार्ड कहा जाता है। इसे सिग्नल कंडीशनिंग कार्ड क्यों कहा जाता है, इसे समझते हैं। SCC कार्ड जिस सिग्नल को ट्रांसमिट करता है ट्रांसमीटर के पास और इसे रिसीव करता है रिसीवर के द्वारा, तो उसका कंडीशन कैसा है इसको परखना SCC कार्ड का काम है। SCC1 कार्ड 21 किलोहर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी AC सिग्नल को ट्रांसमीटर कॉइल के पास भेजता है और इसका रेंज 30 से 40 वोल्ट AC के आसपास होता है, जबकि SCC2 कार्ड 23 किलोहर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी AC सिग्नल ट्रांसमिट करता है TX को और इसका भी वोल्टेज 30 वोल्ट से 40 वोल्ट AC होता है। अब TX के कारण RX में जो सिग्नल इंड्यूस्ड होता है, इस इंड्यूस्ड सिग्नल को SCC कार्ड रिसीव करता है। 21 किलो हर्ट्ज के रेस्पेक्ट में जो इंड्यूस्ड सिग्नल जनरेट होता है उसको SCC1 कार्ड रिसीव करता है और 23 किलो हर्ट्ज के रेस्पेक्ट में जो इंड्यूस्ड सिग्नल रिसीव करता है SCC2 कार्ड, इसका वोल्टेज में रेंज 275 मिली वोल्ट AC से 600 मिली वोल्ट AC के रेंज में होता है। जब कॉइल पे ट्रेन का कोई चक्का नहीं होता है तो SCC कार्ड एक वोल्टेज जनरेट करता है जिसका रेंज 2 वोल्ट से 2.5 वोल्ट के बीच होता है। तो साधारणतः यह 2.2 वोल्ट के रूप में कार्ड पे दर्शाया हुआ रहता है। और जब कॉइल पे ट्रेन का चक्का होता है तो इस दौरान वोल्टेज 0.7 से कम हो जाता है। यह 0 वोल्ट से लेकर के 0.7 वोल्ट तक होता है। अब SCC कार्ड के वोल्टेज से संबंधित फेलियर को समझ लेते हैं। इस कार्ड में वोल्टेज लिया जा सकता है जिसका रेंज 2.0 वोल्ट से 2.5 वोल्ट के बीच होना चाहिए और इस कार्ड में कुछ इंडिकेशंस भी दिए गए हैं जिसे हम लोग आगे जानेंगे। अभी वोल्टेज और TX RX के बारे में जान लेते हैं। SCC कार्ड जिस फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज को TX द्वारा जनरेट करता है उसका वोल्टेज रेंज 30 वोल्ट AC से 40 वोल्ट AC के बीच होना चाहिए तथा 21 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के अनुसार 20.8 किलोहर्ट्ज से 21.20 रेंज में होती है। वोल्टेज आउट ऑफ रेंज होने से फ्रीक्वेंसी भी आउट ऑफ रेंज हो जाता है, या फिर आप इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी आउट ऑफ रेंज होने से वोल्टेज भी आउट ऑफ रेंज हो जाता है। इस प्रकार यदि TX1 या TX2 आउट ऑफ रेंज हो जाता है तो इस केस में या तो रेस्पेक्टिव SCC1 या SCC2 कार्ड या फिर TX कॉइल में खराबी होगी। इसके बाद पहले TX कॉइल का रेजिस्टेंस चेक कर ले। यदि रेजिस्टेंस 1 ओम से 2 ओम के बीच हो तो कॉइल सही होगा, अदरवाइज आउट ऑफ रेंज होने से TX कॉइल को बदल दे। TX कॉइल या SCC कार्ड से संबंधित फेलियर में OSC ऑसिलेशन ओके इंडिकेशन ऑफ हो जाता है, यानी इंडिकेशन बंद हो जाता है। अर्थात OSC के ऑसिलेशन ओके इंडिकेशन नहीं होने से फेलियर TX कॉइल या फिर कार्ड का फेलियर होता है, या फिर इसके TX वायर लूज कनेक्टेड हो सकते हैं, या फिर वायर की किसी प्रकार की प्रॉब्लम के कारण भी ऐसा फेलियर हो सकता है। OSC ओके इंडिकेशन का मतलब ऑसिलेटर ओके होता है। इसका मतलब यह है कि कार्ड का ऑसिलेटर सही है जो सही फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा होता है। अब बात करते हैं RX कॉइल की। RX कॉइल TX से लिंक होकर रिड्यूस सिग्नल RX वायर के द्वारा SCC कार्ड को भेजता है। RX कॉइल से संबंधित 2 इंडिकेशंस कार्ड में होता है। नंबर 1 LD ओके एंड नंबर 2 पल्स ओके। LD ओके का अर्थ लेवल डिटेक्शन या लेवल डिटेक्टर ओके होता है। यदि RX कॉइल अगर प्रॉपर हाइट पे नहीं लगा हो, या फिर RX वायर लूज हो,
या प्रॉपर कनेक्टेड ना हो तो इस केस में LD ओके ऑफ हो जाता है और पल्स ओके इंडिकेशन RX कॉइल के वैल्यू आउट ऑफ रेंज या फिर RX वायर उल्टे लग जाने से यह पल्स ओके इंडिकेशन बंद हो जाता है। यह तो RX कॉइल के इंडिकेशन से संबंधित बातें थी। यदि RX कॉइल का वोल्टेज 275 मिलीवोल्ट AC से 600 मिलीवोल्ट AC के रेंज में ना हो तो फेलियर हो सकते हैं और इस फेलियर का कारण जान लेते हैं। यदि TX वैल्यू रेंज में हो और RX वैल्यू आउट ऑफ रेंज हो तो इस केस में SCC कार्ड का वैल्यू भी 2.0 से 2.5 वोल्ट के रेंज में नहीं मिलेगा, यह भी आउट ऑफ रेंज हो जाता है। इस फेलियर में SCC कार्ड का फेलियर नहीं होता है बल्कि RX कॉइल का ख़राब होना या फिर RX कॉइल से जुड़े वायर को चेक करना चाहिए। RX कॉइल का प्रॉपर हाइट है या नहीं, किसी भी प्रकार का कॉइल डैमेज तो नहीं हो गया है, यह भी चेक कर लेना चाहिए। अर्थात RX कॉइल के वैल्यू का आउट ऑफ रेंज हो जाना RX कॉइल से ही किसी न किसी प्रकार की जुड़ी समस्या हो सकती है। RX कॉइल का रेजिस्टेंस चेक कर ले, यदि यह प्रॉपर रेंज में हो, इसका रेंज 2 ओम से 3 ओम होता है, सही हो तो RX कॉइल को बदलने की आवश्यकता नहीं होगी। RX कॉइल से जुड़ी वायर या RX कॉइल लूज भी हो सकता है। एक बात का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि कॉइल का जब भी रेजिस्टेंस लेते हैं तो लोकेशन में जो वायर लगे रहते हैं कॉइल से संबंधित TX RX से संबंधित, उसको डिसकनेक्ट करके ही रेजिस्टेंस आप TX और RX का ले। अब बात कर लेते हैं कार्ड के वोल्टेज 2.0 वोल्ट DC से 2.5 वोल्ट DC के रेंज के बाहर हो तथा अन्य पैरामीटर सही हो तो कार्ड को बदल दे, और तो भी सही ना हो तो आप DC कन्वर्टर के वोल्टेज को चेक करें। उसमें आपको 12 वोल्ट अगर आउट ऑफ रेंज मिले तो आप DC कन्वर्टर पावर सप्लाई कार्ड को बदल दे। ऐसा करने से आपका फेलियर सही हो जाएगा। अब एक बार फिर SCC कार्ड के सभी इंडिकेशंस का डिटेल्स जान लेते हैं। इस पिक्चर में SCC कार्ड को दिखाया गया है। SCC कार्ड 1 और SCC कार्ड 2 दोनों पे ही सेम इंडिकेशंस होते हैं। तो SCC कार्ड का इंडिकेशन समझ लेते हैं। इसमें पहला इंडिकेशन TP कॉन ग्रीन कलर का है। TP कॉन का मतलब होता है दिस LED कंटिन्यूज टू ग्लो इफ ट्रॉली सप्रेशन सर्किट इज कनेक्टेड एंड वर्किंग प्रॉपरली। अगर यह प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं होगा तो TP कॉन का ग्रीन इंडिकेशन बुझ जाता है। वैसे एम्पलीट्यूड टाइप सिस्टम SS DAC में TP कॉन का कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जबकि फेज रिवर्सल टाइप सिस्टम में TP कॉन को कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चूँकि ट्रॉली सप्रेशन ट्रैक सर्किट की आवश्यकता नहीं होती है फेज रिवर्सल टाइप सिस्टम में, इसलिए यह TP कॉन परमानेंट ऑफ हो सकता है। बट अगर यह सर्किट से कनेक्टेड है, ट्रैक सर्किट का इस्तेमाल किया गया है और यह प्रॉपरली वर्क करे तो TP कॉन ग्लो करेगा, ग्रीन इंडिकेशन बना रहेगा। दूसरा है OSC ओके, ऑसिलेटर ओके। दिस LED indicate the normal working of TX coils and the oscillator. In case TX coil is short, the oscillator indication will not glow. During the train movement, this LED continues to glow. अब बात करते हैं LD ओके की। इसका मतलब होता है लेवल डिटेक्टर ओके या लेवल डिटेक्शन ओके। लेवल डिटेक्टर indicates that the signal from RX coil is normal and above a certain level. This indication will be off in case number 1 fault in RX coil, number 2 RX coil cable is disconnected. Next है pulse OK. This LED indicates the normal signal from RX coil and pulse level in card is OK. This indication will be off in case number 1 fault in RX coil, number 2 RX coil cable is connected in reverse polarity, number 3 RX coil cable is disconnected.
सेल मेक बीपीएससी के फेलियर को जल्द से जल्द रेक्टिफाई करने के लिए कार्ड्स के इंडिकेशन को सर्वप्रथम फॉलो करें। इसके मदद से आप फेलियर जल्द से जल्द रेक्टिफाई कर पाएंगे। अब एक बात का विशेष ध्यान दें कि SCC1 कार्ड इज रिलेटेड विथ TX1 एंड RX1, जबकि SCC2 कार्ड इज रिलेटेड विथ TX2 एंड RX2 कार्ड। इट मीन्स 1 इज रिलेटेड विथ 1 एंड 2 इज रिलेटेड विथ 2। कभी इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आप इसे विशेष रूप से ध्यान रखें। अब MLB1 और MLB2 कार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। MLB1 और MLB2 कार्ड्स दोनों ही एक जैसा होता है, दोनों एक जैसा काम करता है। इसे हार्ट्स ऑफ द SSDAC कहा जाता है। दे प्रोसेस डेटा विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। MLB कार्ड्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं। इन सभी फंक्शंस को नीचे लिस्ट किया गया इस पिक्चर में। इसका पहला फंक्शन है इट मॉनिटर्स एंड रिसीव्स पल्स सिग्नल्स फ्रॉम SCC कार्ड्स। नंबर 2, कंपेयर रिसीव्ड पल्स सिग्नल्स ईच अदर। Number 3, detect the passing wheels and its directions. Number 4, count the wheels passing at axle detectors. Number 5, supervise the axle detectors. अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुपरवाइज कैसे करता है एक्सल डिटेक्टर्स को। अगर TX एंड RX कॉइल को रेल से अलग कर दे तो कॉइल से संबंधित सिस्टम फेल हो जाएगा। इस प्रकार कॉइल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है या नहीं, इसको सुपरवाइज भी CPU करता है। नंबर 6, कोड मैसेज पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन टू रिमोट SSDAC। यह साधारणतः मॉडेम कार्ड्स के द्वारा होता है। नंबर 7, डिकोड मैसेज पैकेट्स रिसीव्ड फ्रॉम रिमोट SSDAC। यह भी साधारणतः मॉडेम के द्वारा रिसीव करने के बाद किया जाता है। नंबर 8, डिटरमाइन द नंबर ऑफ एक्सेल्स इन द सेक्शन। नंबर 9, कंट्रोल एंड सुपरवाइज द स्टेटस ऑफ वाइटल रिले। ये सभी यहाँ पे लिस्ट किए गए। इसके अलावा भी MLB1 और MLB2 कार्ड्स के बहुत सारे कार्य हैं। ये दोनों ही सिस्टम के हार्ट कहलाते हैं और इसके बिना सिस्टम काम नहीं कर सकता है। अब जान लेते हैं MLB कार्ड्स के इंडिकेशंस के बारे में। इस पिक्चर में MLB1 और MLB2 दोनों कार्ड को दिखाया गया है। MLB1 को राइट साइड में और MLB2 को लेफ्ट साइड में दिखाया गया है। दोनों ही एक जैसा दिखता है, दोनों का एक जैसा काम है। ऊपर में रेड कलर के 8 LEDs दिख रहे हैं। इसमें दीज 8 LEDs डिनोट्स अ 2 डिजिट हेक्साडेसिमल एरर कोड। नॉर्मली यह ऑफ होता है और जब एरर आता है सिस्टम में तो यह ऑन हो जाता है और इसी से पता करते हैं कि किस प्रकार का एरर उत्पन्न हुआ है और फेलियर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। इसके बाद ऑक्यूपाइड का एक रेड LED होता है। रेड LED ग्लोज इफ द MLB डिसीजन इज सेक्शन ऑक्यूपाइड और सिस्टम एरर कंडीशन में हो। और उसके नीचे एक ग्रीन कलर का क्लियर इंडिकेशन दिया हुआ है। ग्रीन LED ग्लोज इफ द MLB डिसीजन इज सेक्शन क्लियर। अब जो जानने जा रहे हैं वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह है फेलियर के दौरान MLB कार्ड्स के LED के द्वारा एरर कोड कैसे पता करते हैं। इस पिक्चर में MLB कार्ड के 8 LEDs को दिखाया गया जिससे एरर कोड पता करते हैं। इसकी काउंटिंग अगर करें तो पिक्चर के अनुसार 1 2 3 4 5 6 8 करके करते हैं और यह इसमें दर्शाया गया है। इसमें ऊपर के 4 LED को LSB लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं और नीचे के 4 LEDs को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB कहते हैं। इस पिक्चर में राइट साइड में वैल्यू गिवन टू LEDs टू कैलकुलेट एरर कोड दिखाया गया है। ऊपर के 4 LEDs के वैल्यू 1 2 4 एंड 8 है, जबकि बॉटम के 4 LEDs के वैल्यूज़ 10 20 40 और 80 है। ऊपर के 4 LEDs में जो उसके वैल्यू दिए गए हैं, नीचे के 4 LEDs में 0 0 0 जोड़ दिया गया है।
इस पिक्चर में MLB कार्ड में एरर कोड दर्शाया गया है। इस एरर कोड को अगर कैलकुलेट करें तो इस सभी के वैल्यूज़ को ऐड करना है। ऐड करके जो नंबर आएगा वह एरर कोड कहलाएगा। तो ऊपर के एक LED जल रहे हैं उसका वैल्यू 1 होगा, उसके जस्ट नीचे का एक LED जल रहा है उसका वैल्यू 4 है, और उसके जस्ट नीचे एक LED जल रहा है उसका वैल्यू 10 है, और उसके राइट साइड का वैल्यू जो जल रहा है उसका 20 है। तो इन सभी 1, 4, 10 और 20 को अगर ऐड करेंगे तो ऐड करके 35 आता है। इस 35 एरर कोड को नेगेटिव काउंट एरर कहा जाता है। अब कुछ और एग्जांपल लेकर के विस्तृत रूप में समझते हैं। इस पिक्चर में लेफ्ट साइड में 2 LED ऑन दिखाया गया है। पहले LED का वैल्यू 2 है और जो दूसरा LED जल रहा है उसका वैल्यू 10 है। अगर दोनों को ऐड करें तो 12 आता है, एरर कोड 12 होगा। फेलियर के दौरान MLB में उपस्थित रैम के खराब होने से एरर कोड 12 आएगा। चूँकि रैम MLB कार्ड के अंदर होता है इसलिए इस फेलियर के दौरान जिस MLB कार्ड में एरर कोड 12 दिखाएगा उसे नए कार्ड से बदल दे, फेलियर सही हो जाएगा। अब राइट साइड में दिए गए एरर कोड को समझ लेते हैं। यहाँ 3rd LED और 6th LED ऑन है जिसका वैल्यू क्रमशः 4 और 20 होगा। दोनों को जोड़ने पर 24 आएगा। यह एरर कोड यदि जनरेट होता है तो इसका मतलब यह है कि किसी कार्ड को SS DAC से पावर ऑन कंडीशन में निकाला गया था। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि सिस्टम ऑन कंडीशन में किसी भी कार्ड को रिप्लग नहीं करना चाहिए, इससे कार्ड खराब हो सकता है और सिस्टम फेल हो सकता है। अब इस पिक्चर में लेफ्ट साइड में 5 LEDs ऑन है। इन 5 LEDs के वैल्यू को जोड़ने पर 37 आएगा। वैल्यूज को पिक्चर में दर्शाया गया है। एरर 37 को सुपरवाइजरी एरर कहते हैं। यह एरर TX, RX तथा SCC कार्ड में खराबी के कारण आता है। TX, RX और कार्ड का पैरामीटर चेक कर प्रॉब्लम रेक्टिफाई करें, जिसके लिए स्टेप्स पहले बताया जा चुका है। अगर कॉइल लूज हो गए हो तो टाइट कर दे। ज़्यादातर लूज कॉइल के कारण इस प्रकार के फेलियर जनरेट होते रहते हैं। अब राइट साइड में दिखाए गए 8 LEDs में 4 LEDs ऑन है। इन सभी को जोड़ने पर एरर कोड 39 आता है। इस एरर कोड को काउंट अनइक्वल एरर कहा जाता है। एरर 39 इज डिस्प्लेड for mismatch of count by both MLB cards. For rectification, change MLB card 1 by 1. तो पहला मेथड था एरर कोड फाइंड करने का। अब दूसरा मेथड जान लेते हैं एरर फाइंड करने का। इस मेथड को जानने से पहले इस पिक्चर में दिए गए डेसिमल और हेक्साडेसिमल मेथड को जान लेते हैं। हेक्साडेसिमल में 0 से F तक के कॉम्बिनेशन से नंबर बनता है। 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F कहा जाता है। अब इस पिक्चर में देखें तो 7 LEDs ऑन है। इस एरर कोड को फाइंड करने के लिए दूसरे मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अनुसार ऊपर के 4 LEDs को जोड़कर हेक्साडेसिमल के अनुसार लिख ले। फिर नीचे के 4 LEDs में ऑन LEDs को जोड़कर पहले नंबर के राइट में लिख दे, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। इस पिक्चर में टॉप 4 LEDs ऑन है, जिसे जोड़ने पर 15 अर्थात हेक्साडेसिमल में F आएगा, और बॉटम 3 LEDs ऑन है, जिसे जोड़ने पर 7 आएगा। इस प्रकार 7F एरर कोड होगा। इस एरर को रिमोट रीसेट एरर कहा जाता है, अर्थात रिमोट यूनिट का SS DAC रीसेट हो चुका है बट लोकल DAC रीसेट नहीं हुआ है। इस दूसरे एरर फाइंडिंग मेथड से आप आसानी से सभी प्रकार के एरर कोड कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इस पिक्चर में देखें, LSB के चारों LEDs ऑन है, यानी इसका कोड F होगा, और MSB का कोड 3 होगा, अर्थात एरर कोड 3F होगा। 3F को सेल्फ रीसेट एरर कहा जाता है।
यानी लोकल डैक रीसेट हो चुका है, बट रिमोट डैक रीसेट करने की आवश्यकता होती है। इस बात पे थोड़ा विशेष ध्यान दें कि यदि फेलियर के दौरान लोकल सिस्टम को रीसेट करते हैं और यदि लोकल सिस्टम रीसेट ले लेता है तो MLB के 8 LEDs से ऊपर के 6 LEDs ऑन हो जाएगा, मतलब यह सिस्टम रीसेट ले लिया है। अब थोड़ा इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि दो मेथड में से कौन सा मेथड आपके लिए सही रहेगा। पहले मेथड का उपयोग आप आसानी से कर सकते हैं और उस मेथड का आप हमेशा उपयोग करते रहें, लेकिन दूसरे मेथड का उपयोग आपको 3F और 7F के लिए करना है। बस यह दो एरर कोड 3F और 7F के लिए आप दूसरे मेथड का उपयोग करें, जिसमें आपको ध्यान रखना है ऊपर के 4 LED हमेशा ग्लो करते हैं जिसको F बोलते हैं, और नीचे LED जो जलते हैं उसके नंबरिंग 1 2 4 8 के अनुसार ऐड करके काउंट करके ऐड करके आप 3F या 7F कैलकुलेट कर सकते हैं। बताए गए स्टेप्स को आप एक बार पुनः देख ले, समझ ले, जिससे कि आप एरर कोड आसानी से कैलकुलेट कर पाए। अब एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर कोड के बारे में जान लेते हैं। इस पिक्चर में एरर कोड 80 को दिखाया गया है। एरर 80 को रिमोट एरर कहते हैं, अर्थात फेलियर का कारण रिमोट स्टेशन पे होगा। इस एरर कोड को बताए गए दोनों मेथड से समझते हैं। पहले मेथड के अनुसार 8 नंबर LED का वैल्यू 80 होता है, अर्थात एरर कोड 80 होगा। और अगर दूसरे मेथड का इस्तेमाल करें तो टॉप 4 LEDs में कोई भी LED ऑन नहीं है, अर्थात LSB का कोड 0 होगा। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब ऊपर के कोई भी 4 LED में नहीं जल रहे हैं कोई भी, तो उसका कोड 0 होगा। और बॉटम 4 LEDs का 4th LED का कोड 8 होगा, यानी MSB का कोड 8 होगा। इस प्रकार कंप्लीट कोड 80 होगा, MSB 8 और LSB 0। तो पहले MSB लिखना है फिर LSB लिखना है। 8 पे 0 अगर रखेंगे तो 80 होगा। इस मेथड में MSB का वैल्यू पहले और LSB का वैल्यू बाद में लिखा जाता है। इसी पिक्चर में 7F और 3F एरर कोड को भी दिखाया गया, इसे एक बार पुनः आप समझ ले। अब इसके बाद इवेंट लॉगर कार्ड क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इवेंट लॉगर कार्ड इज डिजाइंड टू कैप्चर एंड स्टोर important data of local and remote units. The stored data can be downloaded from the event logger card and can be analyzed by analyzer software. Event logger card has a 2 MB flash memory to store packets in FIFO basis, first in first out basis. Normally 4096 pages of data can be stored. The data is initially stored in buffer and subsequently transferred to flash memory every 2 minutes. इस पिक्चर में इवेंट लॉगर कार्ड को दिखाया गया है। इसमें एक सेल होता है जो पीरियोडिकली रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ती है, जिसके कारण से टाइम और डेट सेव होता है इसमें, और उसके आधार पे फेलियर का रिकॉर्ड इसमें सेव होता है। इसमें 3 इंडिकेशंस होते हैं। पहला रन इंडिकेशन, दूसरा लॉग इंडिकेशन, तीसरा डाउनलोड का इंडिकेशन होता है। और उसके नीचे एक होस्ट RS-232 पोर्ट दिया होता है। सबसे पहले रन का क्या मतलब होता है ये जानते हैं। रन LED कंटिन्यूसली ब्लिंक करता रहता है। इसका मतलब यह है कि इवेंट लॉगर कार्ड नॉर्मल वर्क कर रहा है और सही कंडीशन में है। दूसरा है लॉग। लॉग नॉर्मली एवरी 2 मिनट्स में ब्लिंक करता है, और यह ब्लिंक तब करता है जब डेटा फ्लैश मेमोरी में सेव होता है, जो लगभग 2 मिनट में सेव होता है। इसलिए यह प्रत्येक 2 मिनट में फ्लैश करता है, ब्लिंक करता है। नेक्स्ट है डाउनलोड। यह LED नॉर्मली ऑफ होता है, लेकिन जब इवेंट लॉगर कार्ड से डेटा डाउनलोड करते हैं
उस समय यह ऑन हो जाता है और यह तब तक ऑन रहता है जब तक डेटा डाउनलोड होता रहता है। डेटा डाउनलोड हो जाने के बाद, कंप्लीट प्रोसेस हो जाने के बाद यह ऑफ हो जाता है। नेक्स्ट है होस्ट। RS-232 पोर्ट है यह। इसको डेटा डाउनलोड करने के लिए, डेटा एनालाइज करने के लिए इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और RS-232 कनेक्टर इसमें कनेक्ट करके डेटा डाउनलोड करते हैं। इसके बाद मॉडेम के बारे में जान लेते हैं। दो डैक एक दूसरे से कम्युनिकेशन मॉडेम कार्ड के द्वारा ही करता है। फेलियर के दौरान जब सिस्टम को रीसेट किया जाता है तो रीसेट बॉक्स 48 वोल्ट DC आउट करता है जो मॉडेम में जाता है और उसके बाद रीसेटिंग संभव हो पाता है। अगर मॉडेम ख़राब हो तो सिस्टम रीसेट नहीं लेगा। रीसेटिंग सर्किट मॉडेम कार्ड में इंस्टॉल होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मॉडेम कार्ड डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट करने का काम करता है, साथ ही साथ एनालॉग डेटा को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने का भी काम करता है। मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन होता है, मतलब डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करने का काम मॉडेम के द्वारा होता है। अब बात करते हैं मॉडेम से संबंधित फेलियर के बारे में। अगर मॉडेम ख़राब होगा तो इसके पैरामीटर्स को चेक करने से पता चल जाएगा और मॉडेम अच्छा होगा तो इसके पैरामीटर से ही पता चलेगा। मॉडेम के दो तार टर्मिनेटेड होते हैं लोकेशन में, जिस पे आप पैरामीटर चेक कर सकते हैं। यह AC में उपलब्ध होता है। जब आप इसका पैरामीटर चेक करेंगे मीटर को AC में लगा करके, तो ये एटलीस्ट 400 मिली वोल्ट AC आना चाहिए। अगर यह 400 मिली वोल्ट AC से ज़्यादा आता है तो मॉडेम अच्छा होगा, और अगर 400 मिली वोल्ट से कम आता है तो इसमें मॉडेम ख़राब होने की संभावना हो सकती है। तो जब भी आप फेलियर रेक्टिफाई करते हैं मॉडेम से संबंधित, तो मॉडेम का पैरामीटर चेक करें। अगर यह 400 मिली वोल्ट से कम वैल्यू दे रहा है तो इसमें मॉडेम का प्रॉब्लम हो सकता है। लिंक एरर का जब फेलियर जनरेट होता है जिसमें एरर कोड 30 आता है, तो उस केस में मॉडेम सही काम कर रहा है या नहीं उसकी जानकारी लेना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए आप लोकेशन में जाकर के मॉडेम के दो तार पे पैरामीटर चेक करेंगे। लेकिन फेलियर के दौरान आप पैरामीटर चेक करने के लिए जो लिंक जिस पे दो तार टर्मिनेट होंगे उसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद मॉडेम साइड, डैक के साइड में आपको पैरामीटर चेक करना है जो आपके मॉडेम का आउटपुट होगा। अगर वह 400 मिली वोल्ट से ज़्यादा मिलता है तो आपका मॉडेम सही काम कर रहा है। एटलीस्ट वह 600-700 मिली वोल्ट मिलता है। और आप जब नीचे की तरफ चेक करेंगे वह आप दूसरे स्टेशन के मॉडेम का वैल्यू आपको मिलेगा, तो उसमें अगर 400 के आसपास या थोड़ा ज़्यादा मिलता है तो मॉडेम दूसरे एंड का अच्छा होगा। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ चेक करते हैं और इसका वैल्यू 200 मिली वोल्ट 250 मिली वोल्ट अगर मिलता है तो इसका मतलब दूसरे साइड के मॉडेम में समस्या हो सकती है या उस साइड के केबल में समस्या हो सकती है। लेकिन आप सर्वप्रथम अपने साइड का मॉडेम का चेक कर ले। ऊपर की तरफ चेक करेंगे, जिस टर्मिनल पे तार कनेक्टेड होंगे उसको काटने के बाद, ओपन करने के बाद अपने मॉडेम साइड में चेक करें और उसमें आपके वोल्टेज मिली वोल्ट में एटलीस्ट 500, 600, 700 के आसपास मिलेगी। और जब आप कनेक्ट करेंगे इसको तो दूसरे एंड में ये वैल्यू लगभग 400 से ज़्यादा मिलनी चाहिए। साधारणतः जब फेलियर के दौरान आप टर्मिनल जिस पे दो तार मॉडेम के कनेक्टेड होते हैं उसको ओपन कर देते हैं और लिंक गिराने के बाद या फिर वागो लगे हो तो उसको ओपन करने के बाद आप अपने मॉडेम साइड में जब वोल्टेज चेक करते हैं तो मॉडेम और आप जहां वोल्टेज चेक करें उस पाथ के बीच में SPD भी लगा होता है। तो आपको इस विशेष ध्यान देना है कि जब आप चेक करते हैं आप अपने मॉडेम साइड में वोल्टेज 400 मिली वोल्ट से ऊपर आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा आप ही के साइड में तो ज़रूरी नहीं है कि मॉडेम की ही समस्या हो, वो SPD की भी समस्या हो सकती है। तो आप पहले SPD के पास थ्रू कर दे वायर को, या मॉडेम से जो आउटपुट मिल रहा है डायरेक्ट उस वायर पे चेक कर ले आपका मॉडेम सही है या SPD प्रॉब्लम कर रही है। SPD का फुल फॉर्म सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस होता है। इस पिक्चर में मॉडेम के 4 इंडिकेशन को दिखाया गया है। यह 4 इंडिकेशन TX, RX, मोड और CD का होता है। यह चारों इंडिकेशन ग्रीन कलर के होते हैं।
पहले TX को जानते हैं। TX का मतलब होता है जब यह ग्लो करता है, यह LED जलती है, फ्लैश करते रहती है, तो फ्लैशिंग के दौरान यह शो करता है कि ये ट्रांसमिट कर रहा है डेटा दूसरे यूनिट को। और RX का मतलब यह होता है जब यह फ्लैश करता है तो इसका मतलब यह होता है कि यह रिसीव कर रहा है दूसरे SS DAC यूनिट से, यह डेटा रिसीव कर रही है। और सबसे पहले CD को जानते हैं, फिर मोड को जानेंगे। जब CD ऑन होगा या स्टडी होता है तो इसका मतलब यह होता है कि दो डैक एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है और उसका कम्युनिकेशन का माध्यम सही है, वह फॉल्टी नहीं है। जबकि अगर यह CD ग्लो नहीं करता है, जलता हुआ नहीं दिखता है या फिर फ्लैश करता है तो इसका मतलब यह है कि कम्युनिकेशन पाथ में किसी प्रकार की समस्या है, मॉडेम की समस्या भी हो सकती है, तो इसे चेक करने की आवश्यकता होती है इस केस में। अब जानते हैं मोड के बारे में। नॉर्मली यह ग्रीन LED ऑफ होता है, बट यह तब जलता है जब सिस्टम को ऑफ करके ऑन करते हैं तो यह LED ग्लो करता है और यह स्टडी होता है, और रीसेट करने के बाद पुनः यह ऑफ हो जाता है। जब सिस्टम फेल होता है तो फेलियर के दौरान मोड ऑफ अवस्था में रहता है, लेकिन जब इसे रीसेट किया जाता है तो रीसेट करने के दौरान यह मोड LED ऑन हो करके पुनः ऑफ हो जाती है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से सुने। मोड LED का ऑन हो करके ऑफ होना यह दर्शाता है कि रीसेटिंग पल्स मॉडेम तक बराबर आ रही है और यह मॉडेम काम कर रही है। इस पिक्चर में मॉडेम के डीप स्विच के बारे में बताया गया है। एंट्री यूनिट एंड एग्जिट यूनिट पे दोनों मॉडेम में डीप स्विच का किस प्रकार का पोजीशन होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पुराने मॉडेम में डीप स्विच 4 वे वाला आता था और उसके बारे में इस पिक्चर के टॉप में बताया गया है कि एग्जिट यूनिट में डीप स्विच SW2 और डीप स्विच सेटिंग SW3 किस पोजीशन में रहेगा इसके अनुसार आपको रखना है। और एंट्री यूनिट में SW2 एंड SW3 में स्विच का पोजीशन कैसा रहेगा इसमें बताया गया है। एग्जिट यूनिट में SW2 का पहला स्विच ऑफ होना चाहिए, दूसरा ऑन होना चाहिए, और SW3 का पहला स्विच ऑफ होना चाहिए और दूसरा ऑन होना चाहिए। लेकिन एंट्री एंड के मॉडेम के स्विच की बात करें तो इसमें SW2 का दोनों स्विच ऑन होना चाहिए, दोनों ही डीप स्विच ऑन होना चाहिए, और SW3 का पहला डीप स्विच ऑन और दूसरा डीप स्विच ऑफ होना चाहिए। अभी हम लोगों ने ओल्ड मॉडेम में 4 वे डीप स्विच के बारे में जाने हैं। अब जानते हैं डीप स्विच 2 वे सिलेक्शन। नए मॉडेम की बात करते हैं। मॉडल नंबर 699 है इस मॉडेम का, जिसमें ओनली 2 वे सिलेक्शन रहता है डीप स्विच का। इसमें एंट्री यूनिट और एग्जिट यूनिट में 2 वे में किस प्रकार से पोजीशन रहेगा वह बताया गया है। एग्जिट यूनिट में फर्स्ट डीप स्विच ऑफ होगा और दूसरा डीप स्विच भी ऑफ होगा, जबकि एंट्री यूनिट में दोनों ही डीप स्विच 2 वे सिलेक्शन वाले दोनों ही ऑन होंगे। नए मॉडेम जिसका मॉडल नंबर 699 2 वे डीप स्विच सिलेक्शन वाले मॉडेम की बात करें तो यह हाई अवेलेबिलिटी SS DAC में भी इस्तेमाल होता है। HASS DAC में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब रिले ड्राइव कार्ड के बारे में जान लेते हैं। इट रिसीव्स द कमांड फ्रॉम MLB1 एंड MLB2 एंड ड्राइव्स द एक्सटर्नल रिलेज VR वाइटल रिले एंड PR प्रिपरेटरी रिले। अब रिले ड्राइवर कार्ड के फेलियर से संबंधित बात कर लेते हैं। रिले ड्राइवर कार्ड का काम VR और PR रिले को पिकअप कराना होता है। अगर VR रिले और PR रिले पिकअप नहीं हो पाती है और इस प्रकार का फेलियर कोड जनरेट होता है तो उस केस में कैसे पता करेंगे कि रिले ड्राइवर कार्ड खराब है, फॉल्टी है। VR और PR रिले को पिकअप होने के लिए एटलीस्ट 20 वोल्ट की आवश्यकता होती है, तो रिले ड्राइवर कार्ड
24 वोल्ट प्रोड्यूस करती है VR और PR को पिकअप करने के लिए। अगर यह वोल्टेज आप मेजर करना चाहते हैं तो इसको मेजर करने के लिए VR और PR के R1 और R2 पिन पे आप इसका वोल्टेज चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर यह वोल्टेज 20 वोल्ट से कम आ रहा है तो रिले ड्राइवर कार्ड की समस्या होगी, और अगर यह 20 वोल्ट से ज़्यादा मिल रहा है तो रिले ड्राइवर कार्ड सही होंगे। रिले की समस्या हो सकती है या फिर किसी अन्य प्रकार की समस्या हो सकती है। तो क्लियर मोड में हमेशा जब रिले पिकअप होगी, VR रिले पिकअप होगी, तो उस समय 20 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट मिलेंगे R1 R2 पे। बट जब ऑक्यूपाइड होते हैं तो ऑक्यूपाइड के केस में VR रिले ड्रॉप होता है, उस समय भी R1 और R2 पिन पे आपको कुछ वोल्टेज जरूर मिलेंगे, लेकिन यह वोल्टेज 2 वोल्ट से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं रिले ड्राइव कार्ड के 4 इंडिकेशंस का। यह 4 इंडिकेशंस में 2 क्लियर का इंडिकेशन होता है और 2 क्लॉक का इंडिकेशन होता है। पहला क्लियर एंड क्लॉक का इंडिकेशन MLB 1 के लिए होता है और दूसरा क्लियर और क्लॉक का इंडिकेशन MLB 2 के लिए होता है। जब सेक्शन क्लियर होता है और VR रिले पिकअप होती है तो इस केस में क्लियर का ग्रीन इंडिकेशन ग्लो करता है और स्टडी रहता है, और जब सेक्शन ऑक्यूपाइड होता है या फिर फेलियर की अवस्था में होता है तो क्लियर का इंडिकेशन बुझ जाता है या ऑफ हो जाता है। और जब सेक्शन क्लियर होता है तो उस केस में क्लॉक का इंडिकेशन फ्लैश करता रहता है, और जब सिस्टम फेल हो जाता है तो उस केस में क्लॉक का इंडिकेशन ऑफ हो जाता है। इसके बाद DC-DC कन्वर्टर के बारे में जान लेते हैं। इसमें 4 प्रकार का वोल्टेज दिया हुआ रहता है। ये है 5 वोल्ट DC, 12 वोल्ट DC, 24 वोल्ट DC एंड 15 वोल्ट DC आइसोलेटेड। 15 वोल्ट आइसोलेटेड DC के लिए ग्राउंड अलग से दिया होता है। DC-DC कन्वर्टर टेक्स an input of 24 volt DC and generates different voltages required for various circuits of the system. It also generates an isolated plus 15 volt with separate ground to drive external relays VR and PR by relay driver card. Green LED indications provided against each DC voltages goes off in case of the voltage goes out of range. अब जो बताने जा रहा हूँ वह बहुत इम्पोर्टेंट है। 5 वोल्ट DC से MLB 1 एंड MLB 2 कार्ड ऑपरेट होता है। 12 वोल्ट DC से SCC 1, SCC 2 कार्ड, इवेंट लॉगर एंड मॉडम कार्ड ऑपरेट होता है। 24 वोल्ट DC से VR और PR रिले पिकअप होता है। यह 24 वोल्ट DC रिले ड्राइवर कार्ड के अंदर दिया हुआ होता है, जिसके द्वारा रिले ड्राइवर कार्ड के द्वारा यह 24 वोल्ट जनरेट होकर के VR और PR रिले पिकअप होता है। 15 वोल्ट आइसोलेटेड DC से रिले ड्राइवर कार्ड ऑपरेट किया जाता है। अगर इसमें से जो वोल्टेज आउट ऑफ रेंज होगा उससे संबंधित कार्ड के आउटपुट पर प्रभाव पड़ेगा। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। अगर 15 वोल्ट DC आउट ऑफ रेंज हो जाएगा तो रिले ड्राइवर कार्ड ठीक होने के बावजूद भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। यदि 5 वोल्ट DC आउट ऑफ रेंज हो जाएगा तो MLB 1 एंड MLB 2 कार्ड सही काम नहीं करेगा, और इस कारण सिस्टम MLB से संबंधित एरर कोड भी जनरेट करेगा। बट इस फेलियर के दौरान MLB कार्ड बदलने से भी फेलियर ठीक नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम DC-DC कन्वर्टर कार्ड के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसलिए इस केस में DC-DC कन्वर्टर को बदल देना चाहिए। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं, जो यह है कि किसी भी प्रकार के फेलियर जो कार्ड से संबंधित हो उसमें DC-DC कन्वर्टर का पैरामीटर्स सबसे पहले ले। यदि कोई भी वोल्टेज आउट ऑफ रेंज हो तो इसे तुरंत बदल दे। मेरा अगला वीडियो एरर कोड से संबंधित आने वाला है, जिसमें हम लोग सभी प्रकार के एरर कोड का कारण और सॉल्यूशन पर डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो को समझने में अगर कठिनाई हुई हो तो वीडियो को
2-3 बार रिपीट करके देख ले, समझ में आ जाएगा। और इसके बावजूद भी अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।